देखिए, ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई आपके लिए, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। इसमें कोई थ्योरी वगैरह का डिस्कशन नहीं है। मैं आपको नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। और रिवीजन के अंदर मैं क्या लूंगा, नीट के ही क्वेश्चन लूंगा कैटेगरी वाइज, सब नहीं, सेलेक्टेड कैटेगरीज लूंगा, जिससे आपको दोनों बातें पता लग जाएं। एक तो कौन सी कैटेगरी कैसे सॉल्व की जाती है, उसका मेथड क्लियर हो जाए, और ये भी पता लग जाए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। एंड टाइम के लिए नए क्वेश्चन रिवाइज करना ठीक नहीं है, पुराने क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे ज्यादा फायदा मिलता है। तो मैं इस रिकॉर्डिंग के अंदर नीट के पुराने क्वेश्चन लूंगा टॉपिक वाइज। जब पहला टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन, ऐसी में आगे टॉपिक लूंगा। हर टॉपिक के अंदर मैं ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लूंगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन मैं अलग ले सकता हूं, तब मान लीजिए कोई नई कैटेगरी है जो पहले कभी आई नहीं मगर आ सकती है, उसको कवर करने के लिए मैं एक दो क्वेश्चन अलग से ऐड कर दूंगा। अदरवाइज मैं प्रिफर करूंगा कि जो पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं 99% क्वेश्चन में वही लूंगा, ताकि आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएं। आपको पता लग जाए कि प्रीवियस ईयर्स में पैटर्न क्या रहा है एग्जाम का, और कौन सी कैटेगरी को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको पता लग जाए, ठीक है। तो इसके थ्रू आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे सारे के सारे, और आपका कैटेगरी का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, मैंने जो रिकॉर्डिंग कराई है मैं इसको क्लिप्स में डिवाइड कर दूंगा, छोटे छोटे 20-25 मिनट के क्लिप्स के अंदर, इसलिए कि अगर मान लो एक टॉपिक की सारी कैटेगरी कवर करेंगे तो बेटे वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है, और लेंदी वीडियो कई बार हम नहीं देख पाते हैं। तो मैं इसको एक टॉपिक की वीडियो को मैं तो रिकॉर्ड एक बार में करूंगा, लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट में दूंगा लोड करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे 1D के अंदर मैं पार्ट डिवाइड कर दूंगा। उससे क्या होगा, 20 मिनट की एक वीडियो देख लिया आपने, फिर अगर आपको कोई काम हो तो कर लीजिए। अक्सर होता है कि मैं और सब्जेक्ट भी करने होते हैं, हाँ, तो 20 मिनट की एक वीडियो देख लिया आपने, फिर जब टाइम मिले अगले 20 मिनट की वीडियो फिर से देख ली। इससे आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, ज्यादा टाइम भी लगाना पड़ेगा आपको। और अगर आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है अभी फालतू ही हूं मैं, टाइम ज्यादा है मेरे पास, हाँ, तो सारे पार्ट एक साथ देख लीजिए, पूरा टॉपिक एक बार में रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो दोनों अपने हिसाब से देख लीजिए, मैंने पार्ट वाइज कर दिया है। चाहो तो सारे पार्ट एक के बाद एक साथ देख लेना, नहीं तो एक एक पार्ट करके देख लेना, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक। इस क्वेश्चन में लिखा है, टू कार्स P and Q start from a point at same time in a straight line and their positions are represented by एक टर्म ये है आपका बेटे, ये और एक ये दिया है। देखो, टू कार्स P and Q, दो कार्स है P and Q, स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, दोनों ने एक ही पॉइंट से चलना शुरू किया है, एट सेम टाइम, और स्टार्टिंग टाइम भी दोनों का क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो दो कार है हमारे पास P and Q, ये रही कार P, कार Q, ये रही, दोनों की इनिशियल पोजीशन सेम, लेट अस से x = 0, और दोनों का स्टार्टिंग टाइम भी सेम, लेट अस से t = 0। और आगे क्या लिखा है, एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये P की पोजीशन दी है, क्या दी है P की पोजीशन, xp = at + bt²। अब ध्यान से देखो, इसमें मैंने ये वाला t नहीं लिखा है, क्यों बेटे, जो ब्रैकेट में ये होता है ना वेरिएबल, ये वेरिएबल आपके फंक्शन का पार्ट नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव टर्म है। उसका मतलब है कि आपकी पोजीशन x टाइम पे डिपेंड करती है, बस वो एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म है, उसे यहां कंसीडर नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस t को यहां पे लिखते हैं और फिर t से t कैंसिल कर देते हैं, एक t कम कर देते हैं। नहीं बेटा, ये वाला जो ब्रैकेट वाला t होता है ना, इधर वाला जो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड ये ब्रैकेट में t लिखा होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव पैरामीटर है, इसे कंसीडर नहीं किया जाता, खाली इसीलिए x पे लिखिए बस आप। ये xp क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ कार p, और ऐसे ही इसको लिखिए x कोऑर्डिनेट ऑफ कार q = ft - t²। तो ये कार P का x कोऑर्डिनेट हो गया, ये कार x का। तो दो कार है P and Q,
दोनों ने एक ही जगह से चलना शुरू किया, लेट अस से x = 0, और दोनों ने सेम टाइम पे चलना शुरू किया है। ये आपको p की पोजीशन बताएगा, या आपको बताएगा p कैसे कैसे मूव कर रही है, ये q की पोजीशन बताएगा। आगे पढ़ते हैं। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, और वो टाइम कौन सा होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो सेम वेलोसिटी कब सेम होगी करके देख लेते हैं। पहले आप xp को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ p मिलेगी बेटा। a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल 1, b कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशियल 2t। ये p की वेलोसिटी आ गई। अब xq को एक बार डिफरेंशिएट करें आप t के रेस्पेक्ट में, ये मिलेगा वेलोसिटी ऑफ q। कितना आएगा, f कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल 1, t² का डिफरेंशियल 2t। ये p की वेलोसिटी आ गई, ये q की। अब पूछ रहा है वो टाइम बताओ जब ये दोनों वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो कर देते हैं सेम। आप, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं बेटे, मैं वीपी को वीक्यू के बराबर कर देता हूं। ये लीजिए, यह आया था a+2bt, और यह आया था आपका f-2t। ये मैंने वीपी वीक्यू को इक्वेट कर दिया है। अब -2t को इधर ले जाकर ऐड कर दीजिए, a को उधर माइनस कर दीजिए, तो यह आएगा 2bt + 2t = f-a। यहां से 2t कॉमन ले लीजिए, b + 1 f-a। अब t को छोड़ के बाकी टर्म इधर ले जाइए, t की वैल्यू कितनी आ गई, f-a / 2b + 1। यहां से टाइम आ गया है। ये वो टाइम है जब p और q की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब देखते हैं ऐसा कौन सा आंसर है हमारे पास, f-a / 2b + 1, ऑप्शन बी हमारे पास है। चेक कर लीजिए, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। इक्वेशन में क्या दिया है, x कोऑर्डिनेट दिया है। x कोऑर्डिनेट कितना है, 8 + 12t - t³, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। देखिए, इसने इस पार्टिकल की पोजीशन बताई है x के जरिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग चल रहा है। अब क्योंकि पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। मुझे इसका रिटार्डेशन बताओ, और कब बताना है, जब वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं। dx/dt, ये क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। 8 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0, 12 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल 1, t³ का डिफरेंशियल होगा 3t²। यहां से वेलोसिटी आ गई है 12 - 3t²। ठीक है, नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 1। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। अब की बार हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन ए। 12 का डिफरेंशियल 0, 3 कांस्टेंट, t² का डिफरेंशियल 2t। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया -60। नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 2। एक्स कोऑर्डिनेट को एक बार डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आई। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट किया है, तो ये तो वेलोसिटी इन एक्स आ गई है। बेटा, आपका पार्टिकल चल ही एक्स में रहा है, तो जो एक्स की वेलोसिटी है वही टोटल वेलोसिटी है। अगर आपका पार्टिकल वाई में भी चलता, तो एग्जामिनर एक्स कोऑर्डिनेट के साथ साथ इसका वाई कोऑर्डिनेट भी जरूर बताता। अगर एग्जामिनर खाली एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा, वाई नहीं बता रहा, इसका मतलब पार्टिकल सिर्फ एक्स में चल रहा है। तो जो एक्स की वेलोसिटी है वही टोटल वेलोसिटी है, इसलिए मैंने इसको v लिख दिया, टोटल वेलोसिटी। हालांकि मुझे लिखना चाहिए था vx। दूसरी बात ये, कुछ लोग कहते हैं सर आपने 12 कांस्टेंट था, डिफरेंशियल 0 किया, यहां 3 का डिफरेंशियल 0 नहीं किया। बेटा, बेसिक मैथ्स के अंदर हर टीचर आपको पढ़ाता है कि जब पूरा टर्म कांस्टेंट हो तो डिफरेंशियल 0 होता है, मगर जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो
तो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, वेरिएबल वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। ये बेसिक मैथ्स के रूल्स हैं जो आपने पढ़े होंगे। तो बेटा मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को एक बार डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गई, उस v को अगेन डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया मुझे, एक्सेलरेशन। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, मगर कब, जब वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। जरा चेक करते हैं वेलोसिटी जीरो कब होगी। वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं बेटा। यहां पर आपकी वेलोसिटी है 12 माइनस 3t²। मैं इसको जीरो कर देता हूं। मैंने वेलोसिटी को इस साइड लिख दिया, ये वाली वेलोसिटी, और मैंने उसे जीरो कर दिया। अब 3t² को दे ले जाइए आप, तो बेटा यहां से t² आ गया 4 और t आ गया आपका 2। इस t=2 पर वेलोसिटी जीरो हुई है, इसी टाइम पर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। तो यहां पे t को पुट कर दीजिए 2 सेकेंड, -6 × 2 दैट इज -12। माइनस का मतलब ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है। अगर रिटार्डेशन है तो मैंने भी तो ये पूछा है, रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल। हाँ, तो अब क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया है कि रिटार्डेशन चाहिए, तो अब आप आंसर में माइनस रिपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों बेटा, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आया है, दैट मींस दिस इज रिटार्डेशन। अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि रिटार्डेशन है, तो अब माइनस का मतलब ही रिटार्डेशन है। भाई ए में माइनस आया, इसी से तो पता चला ही रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन तो अब हमने लिख दिया है, तो अब हमें सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता फाइंड एक्सेलरेशन, तो मैं आंसर देता -12। मैं आपको बताता कि देखो आप तो एक्सेलरेशन पूछ रहे हो, मगर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला एक्सेलरेशन है, मैं आपको आंसर माइनस में देता। मगर आपने तो पूछा रिटार्डेशन है, और माइनस का मतलब भी रिटार्डेशन ही, तो अब माइनस बताने की जरूरत नहीं है। हमने पहले डिक्लेयर कर दिया कि रिटार्डेशन है, अब बस वैल्यू बता दीजिए 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एन एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय, ये फंक्शन दिया है बेटे, ये एक्सेलरेशन दिया है इतना, f इक्वल्स टू f0 ब्रैकेट 1 माइनस t बाई कैपिटल T। आपका पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है और एक्सेलरेशन f इतना है, वेरिएबल है। आपका एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज मत करना, इक्वेशन ऑफ मोशन तब वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। आगे पढ़ते हैं। वेयर f0 एंड t आर कांस्टेंट, f0 भी कांस्टेंट है, कैपिटल D भी, वेरिएबल कौन है, टाइम। ठीक है, ये स्मॉल t जो है ये टाइम है, ये वेरिएबल है। द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 हैज 0 वेलोसिटी। इनिशियली जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, साइड में लिख देते हैं। एट t इक्वल्स टू 0 इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इज 0 द पार्टिकल वेलोसिटी इज। कहता है कि जब इसका f 0 होगा उस समय की वेलोसिटी कितनी होगी। इनिशियली वेलोसिटी 0 है, उस समय वेलोसिटी कितनी होगी जब एक्सेलरेशन f0 हो जाएगा। तब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मेरे पास एक पार्टिकल है जो x एक्सिस में चल रहा है, जिसका एक्सेलरेशन f वेरिएबल है, फंक्शन दिया है। हमारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमें वेलोसिटी उस समय की पता लगानी है जब उसका एक्सेलरेशन f0 हो जाए। तो पहले तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन मत लगाना, वो वैलिड नहीं है। आपको पता है एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, f0 माइनस f0 बाई t इंटू टी। dt को राइट हैंड साइड ले जाइए, dv आ गया f0 dt माइनस f0 बाई t dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। f0 को बाहर रखना, कांस्टेंट का इंटीग्रल नहीं हुआ करता। t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और t टाइम पर हमें वेलोसिटी निकालनी है, लेट अस से v। dv का इंटीग्रल v, लिमिट 0 से v, dt का इंटीग्रल t, लिमिट 0 से t,
माइनस एफ नॉट बाई टी, और टी का इंटीग्रल होता है टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से टी। ये मैंने यहां तक सॉल्व कर लिया है। अब लिमिट पुट करेंगे बेटा, आपको पता लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर। तो यहां पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे यहां पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एफ नॉट अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0 अपॉन 2t। तो बेटा यहां से v की वैल्यू आ गई एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर बाई 2t। ये v की वैल्यू आ गई। तो मुझे एक्सेलेरेशन पता था, मैंने उससे वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलस का यूज होगा क्योंकि वेरिएबल एक्सेलेरेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, तो मेरे पास इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं था। ठीक है, अब v तो आ गया, मगर यहां से तो v का फॉर्मूला आया है। हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए? हमें वो वाली वेलोसिटी चाहिए जब एक्सेलेरेशन f क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो पहले चेक करना पड़ेगा एक्सेलेरेशन f 0 कब होता है। कैसे चेक करेंगे बेटी, यहां पर हम नेक्स्ट पेज पे थोड़े कैलकुलेशन करेंगे। एक्सेलेरेशन f दिया गया था एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी, उसको 0 पुट कर देते हैं, चेक करते हैं एक्सेलेरेशन f 0 कब आएगा। एफ नॉट को उधर ले जाइए, 1 माइनस टी बाई टी इक्वल्स टू 0, माइनस वाले टर्म को उधर ले जाइए, तो यहां से देखो बेटा आपका स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर आ रहा है। जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर होगा तब एक्सेलेरेशन 0 होगा, और यही वो टाइम है जब मुझे वेलोसिटी चाहिए। तो अब अपने वेलोसिटी वाले आंसर में टी की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, v इक्वल्स टू एफ नॉट स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी। अब आप देखो यहां से v कितना आ गया, v आ गया एफ नॉट कैपिटल टी बाई 2। ये वो वेलोसिटी होगी, कब? ये वेलोसिटी तब आएगी जब एक्सेलेरेशन f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, ऑप्शन सी हो जाएगा। चेक कर लीजिए, इस क्वेश्चन में लिखा है बेटे द पोजीशन x ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग x इज गिवन बाई, यहां पर x कोऑर्डिनेट दिया है 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये दिया है, where x is in meters and t is in second। आपका पार्टिकल along x एक्सिस चल रहा है, इसीलिए पोजीशन x कोऑर्डिनेट के थ्रू दी गई है। What will be the position of this particle when it achieve maximum speed? कहता है कि मुझे पार्टिकल की वो वाली पोजीशन बताओ जब स्पीड मैक्सिमम हो जाए। अब स्पीड मैक्सिमम कब होगी, पहले तो स्पीड निकालना पड़ेगा। आप एक काम करें, एक्स कोऑर्डिनेट को एक बार डिफरेंशिएट कर दें टी के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट वेलोसिटी। ये स्पीड है, देखिए आपका पार्टिकल एक्स में चल रहा है, जब तक ये डायरेक्शन चेंज ना करे, आपको पता है वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही स्पीड होती है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड होगी। 9 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t, टी क्यूब का डिफरेंशियल है 3t स्क्वायर, तो यहां से वेलोसिटी आ गई 18t माइनस 3t स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट को एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलती है, वेलोसिटी इन एक्स। इन एक्स, वाई में तो आपका पार्टिकल चल ही नहीं रहा, तो यही टोटल वेलोसिटी, और इसी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड बोलते हैं। अब मैंने स्पीड तो निकाल ली, अब मैं जानना चाहता हूं कि ये स्पीड मैक्सिमम कब होगी। मैथमेटिक्स कहती है कि कोई चीज मैक्सिमम तब होगी जब उसका डिफरेंशियल 0 होगा। तो स्पीड मैक्सिमम कब आएगी, जब इसका डिफरेंशियल 0 होगा। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, कितना आएगा, 18 इंटू टी का डिफरेंशियल 1, 3 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t, और ये डिफरेंशियल अगर मैं 0 कर दूं तो क्योंकि v का फर्स्ट डिफरेंशियल मैं 0 कर रहा हूं, इस कंडीशन पे स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। 18 नेगेटिव वाला टर्म उधर ले जाएं, 60, तो यहां से t आ गया 3।
3 सेकंड पर dv बाई dt 0 हुआ, यानी कि स्पीड मैक्सिमम हो गई। अब इस टाइम पर मुझे क्या चाहिए, पोजीशन x चाहिए मुझे, तो रख दो यहां पर 9 इंटू टी कितना है बेटे 3 सेकेंड माइनस 3 का होल क्यूब, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81, 3 का क्यूब 27, आप इसे माइनस करेंगे तो यह आएगा 54, एक्स कोऑर्डिनेट 54 पर इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। बस ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन में लिखा है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। द रेशियो ऑफ स्पेस एवरेज वेलोसिटी टू टाइम एवरेज वेलोसिटी, स्पेस वर्ड मिस टाइप होने से रह गया था, मैंने नीचे लिख दिया है। हमें रेशियो चाहिए किसका, स्पेस एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम एवरेज वेलोसिटी। अब ये स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, स्पेस एवरेज वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है, ऐसे। इसमें स्पीड को एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं और उसे टोटल एस से डिवाइड कर देते हैं, इसे बोलते हैं स्पेस एवरेज। और v कहां से आएगा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। आप थर्ड इक्वेशन से निकाल लेना v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इनिशियल स्पीड 0 है, कैसे, क्वेश्चन में लिखा है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल स्पीड 0 हो गई, स्क्वायर उधर ले जाओ तो v आ गया √2a s की पावर हाफ। मैंने जब स्क्वायर को उधर किया तो 2a कांस्टेंट था, उसका रूट अलग लिया है, वेरिएबल s का रूट मैंने अलग लिया है। अब ये v मैं यहां रख दूंगा ताकि मैं स्पेस एवरेज निकाल सकूं। 1/s, v कितना आ गया √2a s की पावर हाफ ds, लिमिट 0 से s। अब आपको पता है इंटीग्रेशन के रूल क्या है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, s की पावर हाफ का इंटीग्रल होगा, s की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1, लिमिट 0 से s, ये रहा इस तरह से। अब यहां पर ये कितना आ गया बेटे, ये आ गया √2a/s, ये आएगा s की पावर 3/2, ठीक है, s की पावर 3/2 आ गया, और नीचे क्या आ गया, ये भी 3/2 आ गया है, ये इस तरह से। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटे 2/3 √2a, ये रहा, ये 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया 2/3 √2a। s की पावर 3/2 को s से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा s की पावर हाफ, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ये क्या बच गया, √2a s की पावर हाफ, ये फाइनल स्पीड की वैल्यू आ गई है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगा, 2/3 टाइम्स फाइनल स्पीड। आपने यहां से फाइनल स्पीड निकाली थी v, आप देखो यही टर्म तो रिपीट हुआ है यहां पर, तो मैं इस टर्म को दोबारा फाइनल स्पीड v से रिप्लेस कर देता हूं, तो स्पेस एवरेज स्पीड आ गया 2/3 टाइम फाइनल स्पीड। ये है आपका स्पेस एवरेज। अब मुझे खाली ये नहीं चाहिए, मुझे रेशियो चाहिए स्पेस एवरेज वेलोसिटी टू टाइम एवरेज वेलोसिटी। अब टाइम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टाइम एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है 1/टोटल टाइम t इंटीग्रल v dt 0 to t। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम पहले v को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं और उसे फिर t से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले हम v निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन a t, ये आ गया आपका। अब यहां पे रख दीजिए 1/t इंटीग्रल, ये आ गया a t dt 0 to t। a कांस्टेंट है, t का इंटीग्रल होगा t²/2, लिमिट 0 से t। t वापस पुट कर दीजिए, जैसे लिमिट पुट करते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह आ जाएगा 80/2।
अगेन यहां पर ये इनिशियल टाइम 0 है, ये फाइनल टाइम t। तो क्योंकि ये फाइनल टाइम t है, तो आप देखो अगर यहां मैं फाइनल टाइम t पुट करूंगा तो मुझे फाइनल वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, at। भाई v a टाइम्स है टाइम के, अगर मैं t की जगह फाइनल टाइम पुट कर दूंगा तो स्पीड भी फाइनल आएगी। तो ये at क्या आ गई, ये फाइनल स्पीड आ गई। तो आप देखो आपका जो टाइम एवरेज वेलोसिटी है वो फाइनल का हाफ आता है। स्पेस एवरेज क्या आया था, 2/3 टाइम्स फाइनल स्पीड के, और ये आता है हाफ ऑफ फाइनल स्पीड। अब मुझे इन दोनों का क्या चाहिए बेटा, रेशियो चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो स्पेस एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम एवरेज वेलोसिटी, ये आ गया आपका 2/3 टाइम्स फाइनल स्पीड अपॉन फाइनल स्पीड का हाफ, तो ये आ गया 4/3। और ये जो रिजल्ट हैं ये फिक्स हैं। जब भी पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा हमेशा आंसर यही आएगा। तो इस आंसर को चाहो तो याद कर सकते हो, क्योंकि ये आंसर हमेशा यही आने वाला है। जब भी पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा, स्पेस एवरेज अपॉन टाइम एवरेज का जो रेशियो आता है वो ऑलवेज 4/3 आएगा। इसे आप याद कर सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटे हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 4/3। चेक कर लीजिए। इस क्वेश्चन में लिखा है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम एज bt। देखिए यहां पे लिखा है जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के हिसाब से लीनियरली इंक्रीज हो रहा है एज bt। bt क्या है, उस एक्सेलरेशन का फंक्शन है, यानी कि एक्सेलरेशन a किसके बराबर है, bt के बराबर। इसमें b क्या है, एनी कांस्टेंट, और t क्या है, टाइम। एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, यानी कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं काम करेंगी, मत लगाना। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी v0। और जो पार्टिकल ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया है वो इनिशियल वेलोसिटी v0 से स्टार्ट किया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी v0 लेनी है। क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम t। हम जानना चाहते हैं कितना डिस्टेंस चलेगा। अब देखिए अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता, डायरेक्ट एक लाइन में s आ जाता, मगर अब इक्वेशन ऑफ मोशन तो वैलिड ही नहीं है, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt इक्वल्स टू bt। dt को उधर ले जाइए, dv आ जाएगा bt dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी v0 है और t टाइम पर वेलोसिटी v है। dv का इंटीग्रल v, लिमिट v0 से v, और t का इंटीग्रल t²/2, लिमिट 0 से t। लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू b/2 अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट। v0 को उधर ले जाइए तो v आ जाएगा v0 प्लस bt²/2। ये आपको वेलोसिटी मिल गई है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। चेक कर लीजिए सही से। अब यहां पर मैं v को लिखूंगा ds/dt। v का फॉर्मूला होता है ds/dt। अब dt को उधर ले जाइए तो ds कितना आ जाएगा, v0 dt प्लस b/2 t² dt। ये रहा। अब दोनों साइड फिर से इंटीग्रेट करूंगा मैं इसको। कांस्टेंट टर्म बाहर रखना, इंटीग्रल वेरिएबल का होता है ना कि कांस्टेंट का। इनिशियली डिस्टेंस 0 था, t टाइम पर डिस्टेंस लेटेस्ट से कितना है, s। यही s उसने मुझसे पूछा है। अब यहां से इसे देखिए, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन काम नहीं करेंगी, तो कैलकुलस यूज करनी पड़ेगी। एक बार इंटीग्रेट करेंगे v आएगा, दूसरी बार करेंगे अब ऐसा आएगा। अब ds का इंटीग्रल क्या होता है बेटे,
एस होता है, ठीक है। अब यहां पे जगह नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। ds का इंटीग्रल क्या होता है, एस, लिमिट 0 से एस। आगे v नॉट कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रल होता है t, लिमिट 0 से t। b/2 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का इंटीग्रल होता है t की पावर 3/3, लिमिट 0 से t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 × 2 6 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से s की वैल्यू आ गई v0t प्लस BT3/6। ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया t टाइम के अंदर। चेक कर लीजिए। अब यही क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाता अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे देता। अब जो भी है, ये सब क्वेश्चन बेटे मैंने आपको बताया था ये प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन हैं। तो अब ये सब क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, तो जब पास्ट में आ चुके हैं तो फ्यूचर में भी आ सकते हैं। और अगर आपने देखा हो कि शुरू से अब तक ऐसे कई क्वेश्चन आए जिसके अंदर एक्सेलरेशन वेरिएबल था और हमें कैलकुलस की मदद लेनी पड़ी। तो बेटे ध्यान रखा करो, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलवेज नहीं लगाई जाती, वो तभी लगाई जाती हैं जब हम मेक श्योर कर लें कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। क्या तो वो खुद बोल दे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या हम चेक करेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दिया था कि एक्सेलरेशन bt के बराबर, तो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बदलेगा a भी बदलेगा। तो ये तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, वो कहे ना कहे, फंक्शन से दिखाई दे रहा वेरिएबल है, तो मानना पड़ेगा ये वेरिएबल है। इक्वेशन ऑफ मोशन मत लगा देना इस क्वेश्चन में। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटे, हो जाएगा